नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया विमल सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास दमन चक्र। शुक्रवार 5 मई, दुबई। छोटा अंजुम ने एक बंद दरवाजे पर हौले से दस्तक दी और फिर भाई की डैन में कदम रखा। भाई को उसने एक विशाल ऑफिस टेबल के पीछे राज सिंहासन जैसी एग्जीक्यूटिव चेयर पर पसरे पाया। हमेशा की तरह वह नेक से शिक तक सजा धजा था और कृत्रिम प्रकाश से आलोकित उस वातानुकूलित कमरे में भी आंखों पर काले शीशों वाला कीमती चश्मा लगाया था। वो बड़े इत्मीनान से सिगार के कश लगा रहा था और करीब पड़े टेलीविजन पर इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच देख रहा था। अपने दाएं हाथ के तौर पर जानने वाले छोटा अंजुम को देखकर उसने रिमोट से टीवी की साउंड बंद कर दी और प्रश्न सूचक नेत्रों से उसकी तरफ देखा। छोटा अंजुम करीब पहुंचा और अदब से बोला, आपका मोबाइल बंद जान पड़ता है। भाई ने हड़बड़ाकर अपने कोट की उस जेब में हाथ डाला जिसमें उसका मोबाइल फ़ोन मौजूद था। मोबाइल को उसने सच में ही ऑफ पाया। पता नहीं कैसे बंद हो गया। वो उसे फिर से ऑन करता बड़बड़ाया। हो जाता है, छोटा अंजुम बोला। बात क्या है? भाई ने उत्सुक भाव से पूछा। सिंगापुर से फ़ोन आया था। फ़ोन करने वाले ने ही बताया था कि आपका मोबाइल ऑफ था। आपको दूसरे डेस्क फ़ोन पर लगाई गई कॉल मेरे पास बजती है, इसलिए। फ़ोन किसका था? भाई ने उतावले भाव से उसकी बात काटी। रॉस आर्नोल्डो का। वो नाम सुनते ही भाई ने मुंह से सिगार निकालकर ऐश ट्रे पर टिका दिया। रॉस आर्नोल्डो माफिया डॉन रिकियो फिगुएरा का वैसा ही करीबी लेफ्टिनेंट था जैसा कि छोटा अंजुम उसका था। रिकियो फिगुएरा अमेरिकी माफिया के एशियन एम्पायर का चीफ कंट्रोलर था जो कि सिंगापुर को अपना हेडक्वार्टर बनाया था। सारे एशिया में होने वाली हेरोइन स्मगलिंग को वो कंट्रोल करता था और इस सिलसिले में जिन इलाकों पर उसकी खास निगाह होती थी वो थे हेरोइन की पैदावार और स्मगलिंग के मामले में गोल्डन ट्रायंगल कहलाने वाले देश थाईलैंड, लाओस और बर्मा, और गोल्डन क्रिसेंट के नाम से जाने जाने वाले देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान। गोल्डन क्रिसेंट में अफगानिस्तान एशिया में अफीम, मॉर्फिन और हेरोइन की प्रोडक्शन का मेजर सेंटर था और पाकिस्तान उस माल की तमाम यूरोप तक निकासी का, बाजरिया ईरान, तुर्की या बाजरिया भारत, पुर्तगाल मेजर रूट था। भारत क्योंकि गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट दोनों के बीच में पड़ता था, इसलिए हेरोइन स्मगलिंग के इंटरनेशनल झंडा बरदारों को अब भारत में भारी संभावनाएं दिखाई देने लगी थी। उस घड़ी भाई का दिल गवाही दे रहा था कि वो टेलीफोन कॉल जरूर उसी सिलसिले में थी। क्या कहता था आर्नोल्डो? प्रत्यक्षता वह बोला। उसने क्या कहना था? छोटा अंजुम बोला। जो कहना होगा उसके बॉस ने कहना होगा। बॉस क्या कहता था? बॉस बॉस है। क्या मतलब? फिगुएरा भला मेरे से क्यों बात करता? तो फिर बात क्या बनी? क्यों मेरे सिर पर आ खड़ा हुआ है? क्योंकि आपने बिग बॉस रिकियो फिगुएरा से बात करनी है। छोटा अंजुम एक क्षण ठिठका और फिर अर्थपूर्ण स्वर में बोला, फौरन। कहाँ? सिंगापुर। तो खड़ा खड़ा मुंह क्या देखता है? फोन लगा। सहमति में सिर हिलाता छोटा अंजुम उसके सामने एक कुर्सी पर बैठ गया। उसने मेज पर पड़े कई टेलीफोनों में से एक को अपने करीब घसीटा और उस पर एक नंबर पंच करने लगा। एक दूसरा टेलीफोन भाई ने अपने करीब खींच लिया। वो टेलीफोन स्पीकर या हैंड फ्री टेलीफोन कहलाता था। उस पर बात करने के लिए उसका रिसीवर उठाकर कान से लगाना जरूरी नहीं होता था और वो उस टेलीफोन के पैडल में लगा हुआ था जिस पर कि उस घड़ी छोटा अंजुम नंबर लगाने की कोशिश कर रहा था। हेलो, एकाएक छोटा अंजुम बोला। मैं दुबई से छोटा अंजुम बोलता है। आप कौन? छोटा अंजुम कुछ क्षण दूसरी ओर से आती आवाज़ सुनता रहा और फिर माउथ पीस पर हाथ रखकर बोला, आर्नोल्डो है लाइन पर। बोलता है बिग बॉस नहीं है, लेकिन उसके पास आपके लिए बिग बॉस का मैसेज है। भाई ने सहमति में सिर हिलाया और अपने सामने पड़े टेलीफोन का वो स्विच ऑन किया जिससे कि वो स्पीकर फोन पर जाता था। तत्काल छोटा अंजुम ने अपने हाथ में थमे रिसीवर को अपने फ़ोन के क्रेडल पर रख दिया। हेलो, भाई बोला। आर्नोल्डो? यस,
दूसरी तरफ की आवाज़ भी फ़ोन के स्पीकर में से साफ निकली। भाई, हाँ, आपका मोबाइल ऑफ था। सॉरी, अनजाने में हो गया। मिस्टर फिगुएरा का मूड ऐसे मामलों में आप जानते हैं कैसा होता है। अरे भाई, बोला ना सॉरी, अब बात तो करवाओ मिस्टर फिगुएरा से। मिस्टर फिगुएरा इस वक्त यहाँ नहीं है। मेरे पास आपके लिए उनका हुक्म है। हुक्म है? हाँ, भाई तिलमिलाया। उसने यूं अपने लेफ्टिनेंट की तरफ देखा जैसे हुक्म शब्द से उसकी हेटी हो गई हो। बेचैनी से कुर्सी में पहलू बदला और फिर भरसक सुसंयम स्वर में बोला, क्या हुक्म है? बिग बॉस आपसे रूबरू बात करना चाहता है। ऐसी क्या बात है? बिग बॉस ही बताएगा। कहाँ बात करना चाहता है? इंडिया? फौरन प्लेन से मुंबई पहुंचिए और मोबाइल पर अगला आदेश मिलने का इंतजार कीजिए। बट दैट इज आउट ऑफ क्वेश्चन। वजह तुम लोगों को मालूम है, नहीं मालूम है तो मालूम होनी चाहिए। वजह? वहाँ की सरकार ने मेरी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया हुआ है। मैं मुंबई जाकर अपनी हालत आ बैल मुझे मार जैसी नहीं कर सकता। आप इंडिया अक्सर जाते हैं, चोरी से, समुद्र के रास्ते, नामालूम जगहों पर, चंद घंटों के लिए, मरता क्या न करता जैसे हालात में। मौजूदा हालात को भी मरता क्या न करता जैसे हालात समझ लीजिए। लेकिन प्लेन से, वो भी सीधा मुंबई जाकर उतरूं, ये नहीं हो सकता। आप अपने तरीके से मुंबई पहुंच सकते हैं। पहुंच सकता हूं, लेकिन फौरन नहीं। मेरे तरीके से वहां पहुंचना कई दिन का प्रोजेक्ट बन सकता है। होल्ड कीजिए। ठीक है। भाई ने स्पीकर का स्विच ऑफ किया और भुनभुनाया। कमीना झूठ बोलता जान पड़ता है कि रिकियो फिगुएरा वहां उसके करीब नहीं है। मुझे होल्ड करा के ज़रूर उसी से मशवरा कर रहा होगा। छोटा अंजुम ने बड़ी संजीदगी से सहमति में सिर हिलाया और फिर बोला, भाई, हम कुछ ज़्यादा ही खौफजदा नहीं रहते अपने इन गैर मुल्की आकाओं से। बात तो ऐसी ही है मेरे अजीज, भाई बोला। लेकिन क्योंकि हेरोइन और आर्म्स स्मगलिंग के मामले में इन लोगों की सरपरस्ती हमने खुद कबूल की है, इसलिए हमारा ऐतराज़ करने का मुंह नहीं बनता। ठीक तभी टेलीफोन पर लाल LED जलने बुझने लगी। भाई ने तत्काल स्पीकर का स्विच ऑन किया। मीटिंग नेपाल में होगी। और नॉल्डो की आवाज़ आई, कोई ऐतराज़? कोई ऐतराज़ नहीं, भाई बोला। लेकिन अगर मैं सिंगापुर ही? गुड। कल आपका लंच काठमांडू के होटल सोल्टी ओब्राय में मिस्टर रिकियो फिगुएरा के साथ होगा। लेकिन अगर? लाइन कट गई। भाई के चेहरे पर वितृष्णा के भाव आए। उसने स्पीकर का स्विच ऑफ करके फ़ोन अपने से परे धकेल दिया और ऐश ट्रे पर से अपना सिगार उठा लिया। छोटा अंजुम ने सशंक भाव से उसकी तरफ देखा। क्या देखता है? भाई भुनभुनाया। जाके टिकट का इंतजाम कर। सहमति में सिर हिलाता छोटा अंजुम तत्काल उठ खड़ा हुआ। शनिवार 6 मई, दिल्ली काठमांडू। तू मेरे साथ नहीं चल सकती, विमल बोला। उस घड़ी विमल, नीलम और सुमन गोल मार्केट के इलाके में कोविल मल्टी स्टोरी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की 8वीं मंजिल पर स्थित सुमन के उस फ्लैट में मौजूद थे, जो कि मॉडल टाउन वाली पिपलोनिया की कोठी में नीलम के साथ सुमन की रिहाइश के दौरान खाली पड़ा रहा था। मायाराम तब भी पुलिस हिरासत में था और बकौल सब इंस्पेक्टर लूथरा अभी भी खूब हो हल्ला मचा रहा था। उसके साथ जो नई बात वाक़या हुई थी वो ये थी कि पता नहीं कैसे उसकी खबर प्रेस को लग गई थी। नतीजतन कई पत्र प्रतिनिधि उसकी टोह में लगे थे, लेकिन जल्दी ही तकरीबन ने सोहल की बाबत उसके बयान को एक सिरफिरे का प्रलाप जानकर उससे किनारा कर लिया था। केवल इंडियन एक्सप्रेस के रवि खोसला नाम के एक रिपोर्टर ने उसकी बातों को कदरन तवज्जो से सुना था और उसे आश्वासन दिया था कि उसके बयान के 1-2 पहलुओं की तस्दीक हो जाने के बाद वो अपने पर्चे में उस पर फीचर प्रकाशित करवाएगा। बहरहाल दिल्ली में इतनी मुश्किल से जमे विमल के पांव उखड़ रहे थे। बीवी बच्चे की खातिर जो वाइट कॉलर एम्प्लॉय जैसी ग्रस्त जिंदगी उसने दिल्ली में अपनाई थी, वो महज 4 दिन की चांदनी निकली थी। यानी कि कुत्ते जैसी दूर दूर करती आवारागर्द जिंदगी अभी भी उसकी खोटी तकदीर के साथ बंधी हुई थी और उसका साया अब नीलम और नन्हे सूरज सिंह सोहल पर भी हावी हो रहा था। उसकी ये दिली ख्वाहिश उसका वाहिगुरु खातिर में नहीं लाया था कि उसकी नापाक जिंदगी की परछाई उसकी बीवी पर, उसके बच्चे पर न पड़ती।
जो तुझ भावी नानका सोई भली कार। ऊपर से अब नीलम ये जिद ठान बैठी थी कि वो जहाँ जाएगी उसके साथ जाएगी। मैं जरूर जाऊंगी, नीलम दृढ़ स्वर में बोली। ऐसे ही एक बार पहले तुमने मुझे मुंबई से धक्का दिया था तो मैं तुम्हारी सूरत देखने को तरस गई थी। इस बार मैं खता नहीं खाने वाली। पहले भी कहाँ खता खाई थी, विमल बोला। मैं लौटा नहीं था। कब लौटे थे? जबकि तुम्हारे लौटने की तमाम उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। वो तो मेरे पर माता भगवती भवानी की ही कृपा हुई, जो कि ऐन अपने दरबार में उसने पिछड़े मेल मिलाए, वरना। वो खामोश हो गई। उसकी आंखें डबडबाई, उसके गले की घंटी जोर से उछली। नीलम, तेरा मेरे साथ जाना मेरी दुश्वारियां बढ़ा सकता है, न जाना भी बढ़ा सकता है। मेरा न जाना तुम्हारे पर कोई विपत्ति न आने की गारंटी हो तो बोलो, वो तो ठीक है, लेकिन। और तुम एक बात भूल रहे हो। क्या? तुम दिल्ली इसलिए छोड़ रहे हो कि उस खसमा खाने मायाराम बाबा की हाल दुहाई तुम्हें सोहल साबित कर सकती है और तुम गिरफ्तार हो सकते हो। विमल ने सशंक भाव से सुमन की तरफ देखा। उसकी तरफ क्या देख रहे हो? नीलम बोली। वो अब सब जानती है। इतने दिन मेरे से छुप के तुम्हारी चेली बनके तुम्हारे हर काम में ये तुम्हारी मदद करती रही, तो क्या बिना कुछ जाने बूझे ही करती रही? सरदार जी, अब सुमन से हमारा कुछ नहीं छुपा हुआ। तुम्हारा भी। तुम्हारे पीछे इतना अरसा हम अकेली एक साथ रही तो क्या मुंह पर पट्टी बांधी रही? ओह, तुमने खुद कहा था कि खुद पांडे जी की राय में तुम्हारा अब दिल्ली में बने रहना ठीक नहीं था, क्योंकि जेल में बंद बाबे की ये तोता रटंत बंद नहीं होने वाली। कि गैलेक्सी का कथित अकाउंटेंट अरविंद कौल नाम का कथित कश्मीरी असल में सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल है। अगर पुलिस को आखिरकार उसकी बातों पर विश्वास आ गया, जो कि तुम खुद कहते हो कि देर सबेर आकर रहेगा, तो तुम्हारी दिल्ली से गैर हाजिरी की बाबत जानकर क्या वो मुझे बख्श देंगे? तब क्या वो इतने बड़े इश्तिहारी मुजरिम की बीवी को उस तक पहुंचने का जरिया बनाने में गुरेज करेंगे? मुजरिम का मददगार भी मुजरिम होता है सरदार जी। बड़ी सयानी बात कही। नीलम शर्माई, जबकि मिडल फेल है। पास 100 बार बताया। विमल तनिक हंसा। वो कुछ क्षण सोचता रहा, फिर बोला। मायाराम भी मेरे ही जैसा इश्तिहारी मुजरिम है। अमृतसर वाली डकैती और वहां हुए डबल मर्डर से उसका रिश्ता जुड़ जाना महज वक्त की बात है। तब वो फांसी पर लटकेगा। ये बात तुम्हारे लिए तसल्ली क्यों कर हो गई? मेरा मतलब है, तब उसकी मेरे खिलाफ हाय तौबा अपने आप ही बंद हो जाएगी। किसे उल्लू बना रहे हो प्राणनाथ? ऐसा है तो तुम भी यहीं टिके रहो और इंतजार करो उसकी हाय तौबा बंद होने की। विमल ने इनकार में सिर हिलाया। मुझे उल्लू बनाने के लिए झूठ बोलना इस बार काम नहीं आने वाला सरदार जी। बावी की हाय तौबा तो बंद होते होते होगी। तुम यहाँ टिके रहे तो तुम्हारा काम तो हाथ के हाथ हो जाएगा। फिर जो अंजाम तुम्हारा होगा, मेरे भी उसी अंजाम को तुम रोक नहीं पाओगे। इसलिए मेरे पर एहसान करके या तरस खाकर नहीं, वक्त की जरूरत जानकर मुझे अपने साथ लेकर चलो। सूरज का क्या होगा? वही जो हमारा होगा या नहीं होगा। इस वक्त हम तीनों की तकदीर एक धागे से बंधी है। चारों की। सुमन धीरे से बोली। नहीं नहीं, तत्काल विमल ने विरोध किया। मेरे गुनाहों से पिरोई जिंदगी की परछाई भी तुम पर पड़े, ये मुझे कबूल ना होगा। तुम्हारा गेहूं के साथ घुन की तरह पिसना मुझे हरगिज भी मंजूर नहीं होगा। लेकिन सुमन, मेरी बहना, तूने पहले ही ये काफ़ी से ज़्यादा किया है, जो कि नीलम की दिल्ली की तन्हा जिंदगी में इसका साथ देना कबूल किया। अब और भी करेगी तो ये होम करते हाथ चलाने वाली बात होगी। अब तूने यहाँ अपने इस फ्लैट में अकेले रहना है और बालिग, जिम्मेदार और खुद मुख्तार बनकर दिखाना है, जब तक कि। नीलम बोली। तेरी शादी नहीं हो जाती। सुमन खामोश हो गई। और ये रकम? विमल ने वो ब्रीफकेस खोलकर उसके सामने रखा, जिसमें पिपलोनिया की मॉडल टाउन वाली कोठी और 2 कारों की बिक्री से हासिल हुई मुकम्मल रकम बंद थी। तेरी आइंदा शादीशुदा जिंदगी को संवारने में तेरे बहुत काम आएगी। नोटों से ठूस ठूस कर भरा ब्रीफकेस देखकर सुमन के मुंह से सिसकारी निकली। इतनी बड़ी रकम? वो बोली। आप मुझे दे रहे हैं? अपनी छोटी बहन को दे रहा हूँ। मैं नहीं ले सकती। क्यों? क्यों नहीं ले सकती? क्योंकि ये मेरी औकात से, एक मामूली टेलीफोन ऑपरेटर की औकात से बाहरी रकम है। तेरे इस बदनसीब
गैंगस्टर भाई की औकात से बाहरी रकम तो नहीं? तेरी और मेरी औकात दो कैसे हो गई? जब तेरी माँ स्वर्णलता वर्मा को और तेरी छोटी बहन राधा को उन 5 बलात्कारियों ने मार डाला था, जो आज सब के सब जहन्नुम की आग में झुलस रहे हैं, तो क्या तभी मैंने तुझे अपनी बहन नहीं माना था? तू क्या समझती है कि मैंने तेरे साथ एक फर्जी रिश्तेदारी गढ़ी थी ताकि मेरा तेरे से ये मतलब हल हो पाता कि मेरी दिल्ली से गैर हाजिरी के दौरान तू तब गर्भवती नीलम का ख्याल रख पाती? नहीं, सुमन व्याकुल भाव से बोली। नहीं, तो फिर मैं इतनी बड़ी रकम नहीं संभाल सकती। तू संभाल सकती है। तेरी माँ के पास बैंक में एक लॉकर था, जो कि तूने खुद बताया था कि उसकी मौत के बाद तूने अपने नाम करा लिया था। ठीक, लेकिन इतने नोट उस लॉकर में नहीं समा सकते। 100-100 के होने की वजह से गैलेक्सी के मालिक शुक्ला साहब इन्हें 5-500 के नोटों में तब्दील करवा देंगे। फिर क्या प्रॉब्लम होगी? वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी रकम, ये मामूली रकम है। तेरे जैसी स्नेहमयी बहन के लिए करोड़ों की रकम भी कम है। लेकिन फिर लेकिन? सुमन, नीलम बोली, ये तेरा दहेज है जो तेरा भाई तुझे वक्त से जरा पहले दे रहा है। वो रोने लगी। मुझे भी साथ लेके चलो, वो हिचकियां लेती हुई बोली। ये नहीं हो सकता, विमल बोला। क्यों नहीं हो सकता? जब दीदी जा सकती है तो ये भी नहीं जा सकती। लेकिन इसके सामने मेरी पेश नहीं चल रही। इसकी मर्जी के खिलाफ मैंने इसे छोड़कर जाने की कोशिश की तो ये मेरे कंधे पर सवार हो जाएगी। ये जोंक की तरह मेरी पीठ पर ऐसी चिपकेगी कि तत्ता चिमटा लगाने पर भी नहीं हटेगी। तू ऐसा नहीं कर सकेगी। ये मेरे बारे में अच्छा अच्छा बोल रहे हो, नीलम बोली, या मुझे कोस रहे हो? खुद ही समझ लिया। यानी कि ये निश्चित हुआ कि मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। नीलम, मैं तेरे से झूठ नहीं बोलना चाहता। मैं तुझे गुमराह नहीं करना चाहता, इसलिए कह रहा हूँ, कबूल कर रहा हूँ कि तेरी इस बात में दम है कि तुझे दिल्ली में पीछे छोड़ कर जाना तेरे लिए और फिर तेरे जरिए मेरे लिए भारी मुसीबत का बायस बन सकता है। तू मेरे साथ चल सकती है क्योंकि मेरी तरह तेरा भी दिल्ली से कूच करना ज़रूरी है। लेकिन नन्हे सूरज का हमारे साथ होना हमारे लिए नई दुश्वारियां खड़ी कर सकता है। आइंदा जिंदगी में ये भी हमारी शिनाख्त का जरिया बन सकता है और यूं एक नई बर्बादी की भूमिका बन सकती है। तुरंत नीलम के चेहरे पर गहन चिंता के भाव आए। तू दिल्ली में नहीं रह सकती, लेकिन जहाँ भी रहेगी तेरा सूरज के साथ मेरे से दूर रहना ज़रूरी होगा। मेरे से दूर ऐसी कोई सेफ जगह तलाश करने में वक्त लगेगा। इसलिए वक्ती तौर पर तू अपनी जिद छोड़ और या तो चंडीगढ़ चली जा, जहाँ की तू मूल रूप से रहती थी, या इसी फ्लैट में सुमन के साथ गुमनाम जिंदगी जीना कबूल कर। तब तक के लिए कबूल कर जब तक कि मैं मुंबई या मुंबई से बाहर कहीं तुम्हारे रहने के लिए कोई सेफ ठिकाना तलाश नहीं कर लेता। वो ठिकाना मैं तुम्हारे साथ तलाश करूंगी, लेकिन सूरज को मैं रख लूंगी। सुमन व्यग्र भाव से बोली। क्या? सूरज को मैं रख लूंगी? सूरज मेरे पास रहेगा तो दीदी कहीं भी निश्चित आपके साथ जा सकेगी, लेकिन तुम इसे कैसे रख पाओगी? क्यों नहीं रख पाऊंगी? तुमने नौकरी भी तो करनी होगी। अब नौकरी करना मेरे लिए ज़रूरी नहीं। अपने भाई के सदके अब मैं लाखों की मालकिन हूँ। मजाक मत कर। नौकरी से छुट्टी मिल जाती है। मेरी 5 महीने की छुट्टी जमा है। तब तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, बात की बाद में देखी जाएगी। विमल ने नीलम की तरफ देखा। ये ठीक कह रही है, नीलम बोली। सूरज थोड़ा अरसा सुमन के पास रह सकता है। वो इससे हिला मिला भी हुआ है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम जल्दी से जल्दी इसे यहाँ से ले जाने की कोशिश करेंगे। अब बात खत्म करो। ठीक है फिर। नीलम ने चैन की मील लंबी सांस ली। हम कल ही मुंबई की अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट पकड़ लेंगे। गुड, नीलम बोली। वेरी का वेरी गुड। वेरी का वेरी गुड नहीं होता, साली अनपढ़। वेरी गुड होता है। वेरी गुड। और मुझे ये रिश्ता भी कबूल। कौन सा? वही जो तुमने अभी मेरे साथ गांठा। अरे कौन सा? साली का। साली आदि घरवाली होती है। मैं ही साली, मैं ही घरवाली। इसका मतलब ये हुआ कि मैं तुम्हारी 1.5 घरवाली। तुम्हारी हैसियत तो बहुत मामूली हो गई मेरे सामने, बादशाह हो। विमल की बरबस हंसी छूट गई। ठीक 1 बजे एक टैक्सी पर सवार भाई और छोटा अंजुम सोल्टी ओबराय पहुंचे। छोटा अंजुम ने टैक्सी का भाड़ा चुकाया
और अपने बॉस के पीछे होटल की लॉबी में कदम रखा। तत्काल एक सोफे पर से उठकर एक सूट बूटधारी व्यक्ति उनकी तरफ बढ़ा। छोटा अंजुम की उस पर निगाह पड़ी तो वो धीरे से बोला, आर्नोल्डो। भाई ने उसकी निगाह का अनुसरण किया और फिर सहमति में सिर हिलाया। वेलकम वेलकम। आर्नोल्डो करीब पहुंचकर बोला, मिस्टर फिगुएरा आ गए? भाई ने पूछा। हाँ, डाइनिंग हॉल में बैठे आप ही का इंतज़ार कर रहे हैं। बढ़िया, आइए। भाई ने छोटा अंजुम की तरफ देखा। लंच सबका इकट्ठा होना पहले से तय है, आर्नोल्डो बोला। आगे जैसा बिग बॉस बोलेगा। ओह, दोनों आर्नोल्डो के साथ हो लिए। डाइनिंग हॉल के एक कोने की टेबल पर बिग बॉस रिकियो फिगुएरा विराजमान था। वे उस टेबल पर पहुंचे। दोनों मेहमानों ने फिगुएरा का अभिवादन किया। फिगुएरा ने गर्दन को खम देकर अभिवादन स्वीकार किए और फिर बोला, प्लीज सिट डाउन। तीनों बैठ गए। रिकियो फिगुएरा एक कोई 50 साल का खूब मोटा क्लीन शेव व्यक्ति था, जो कि अपने सिर के बालों को यूं खोपड़ी पर चिपका कर रखता था जैसे खोपड़ी पर बालों की रंगत का प्लस्तर हुआ हो। उसकी राष्ट्रीयता के बारे में भाई को निश्चित रूप से कोई जानकारी नहीं थी। अलबत्ता वो नाम से पुर्तगाली या स्पेनिश लगता था। वो स्याह काला सूट पहने था और झक सफ़ेद कमीज पर स्याह बो टाई लगाए था। अपनी दाई कलाई में वो हीरों से जड़ा ब्रेसलेट पहने था और बाएं हाथ की दूसरी उंगली में लाखों डॉलर की कीमत वाले इकलौते हीरे की अंगूठी पहने था। ठीक वक्त पर पहुंचे, वो बोला, मैं वक्त के पाबंद लोगों की कद्र करता हूँ। खड़े पैर, भाई दबे स्वर में बोला। प्लेन टिकट का इंतज़ाम मुश्किल से हो पाया। मुश्किल से ही सही, लेकिन हो तो गया। जी हाँ, हो तो गया। अच्छा हुआ, वरना तुम लोगों को उड़कर नेपाल पहुंचना पड़ता। भाई को जैसे सांप सूंघ गया। मतलब साफ था और उसमें छुपी धमकी भी स्पष्ट थी। वहां लेट पहुंचना यकीनन भाई की इज्जत आबरू पर भारी गुजरता। उसने बेचैनी से पहलू बदला। लंच से पहले फिगुएरा बोला, कोई ड्रिंक लेना पसंद करोगे? भाई ने इनकार में सिर हिलाया। फिगुएरा ने छोटा अंजुम की तरफ देखा, लेकिन उसका सिर तो भाई के इनकार के साथ ही इनकार में हिलने लगा था। फिगुएरा ने केवल एक बार थोड़ा परे हटकर खड़े स्टीवर्ड की तरफ देखा तो वो यूं हरकत में आया जैसे रिमोट कंट्रोल से चलता हो। उसने किसी को कोई मेनू पेश करने की कोशिश न की। या तो वो जानता था कि बिग बॉस को क्या पसंद था, या उसे पहले से ऑर्डर दिया जा चुका था। तत्काल 2 वेटर उन्हें लंच सर्व करने लगे। पूरी खामोशी के बीच लंच शुरू हुआ और खत्म हुआ। उस दौरान न तो एक बार भी फिगुएरा ने सिर उठाया और न कोई बात कहने की कोशिश की। रॉस, आखिरकार वो बोला। यस बॉस। तत्काल आर्नोल्डो बोला, भाई के जोड़ीदार को कैसीनो की सैर करा कर लाओ। कैसीनो में ये कुछ हारे तो मेरी तरफ से, जीते तो इसका। यस बॉस। रिटर्न आफ्टर 30 मिनट्स। यस बॉस। आर्नोल्डो ने छोटा अंजुम को उठने का इशारा किया। फिर दोनों वहां से रुखसत हो गए। फिगुएरा ने स्टीवर्ड को इशारा किया। दक्ष स्टीवर्ड ने दोनों को कीमती हवाना सिगार सर्व किए और उन्हें सुलगाने में उनकी मदद की। फिगुएरा ने खामोशी से सिगार के कई कश लगाए और फिर बोला, पिछले कुछ अरसे से इंडिया में हमारा हेरोइन का कारोबार चौपट है। जो थोड़ी बहुत कसर अभी बाकी है वो आइंदा दिनों में पूरी हो जाएगी। वजह बोलो। मैं? भाई हड़बड़ाया। मैं वजह बोलूं? और कौन बोले? तुम ही तो वो शख्स हो जो दुबई में बैठे भी इंडिया की अंडरवर्ल्ड की नब्ज थामे हो। तुमसे क्या छुपा होगा? वजह बोलो। मैं वजह नहीं जानता, लेकिन ऐसे हालात से वाकिफ हूँ जो कि वजह हो सकते हैं। हालात ही बयान करो। इंडिया में हेरोइन के कारोबार के मेजर सेंटर दिल्ली और मुंबई हैं। पिछले कुछ अरसे में दोनों ही जगह ऐसी अनहोनी वाक़या हुई हैं जो धंधे में फ़र्क आने की, आपके अल्फाज में चौपट होने की वजह हो सकती हैं। क्या हुआ है? मुंबई में कंपनी का दबदबा था, जिसका टॉप बॉस पहले राज बहादुर बखिया था, फिर इकबाल सिंह था और हाल ही में आखिर में व्यास शंकर गजरे था। दिल्ली में ऐसा दबदबा गुरबख्श लाल नाम के अंडरवर्ल्ड डॉन का था। ये चारों पावरफुल बॉस आज की तारीख में जन्नत नशीन हो चुके हैं और उनको इस दुनिया से रुखसत करने के पीछे जिस इकलौते शख्स का हाथ था वो सोहल के नाम से जाना जाता है। सोहल वो इकलौता शख्स बताया जाता है जिसने दिल्ली में
गुरबख्श लाल की हस्ती मिटाई, उसके नारकोटिक्स के धंधे को नेस्ता नाबूद किया और मुंबई में कंपनी का मुकम्मल खात्मा किया और नारकोटिक्स के धंधे की कमर तोड़ी। सोहल वो इकलौता शख्स बताया जाता है नहीं? है तो है बोलो, बात को लपेट कर ना बोलो। सॉरी। और ये न भूलो कि तुम्हारा आदमी और अर्नोल्डो आधे घंटे में वापस आ रहे हैं, जिसमें से उसने अपनी घड़ी पर निगाह डाली। 7 मिनट गुजर भी चुके हैं और तुमने अभी मुझे चंद नाम ही गिराए हैं। सॉरी अगेन। तो ये सोहल इतने बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन को खत्म करके उनकी जगह खुद ले बैठा है? नहीं। फिगुएरा की भवें उठी। नहीं, ऐसा हो जाता तो बात ही क्या थी। वो क्या है कि ये आदमी ऑर्गेनाइज क्राइम के, उसके झंडा बरदारों के सख्त खिलाफ है। वैसे तो ये हर गैर कानूनी धंधे के खिलाफ बताता है अपने आप को। मेरा मतलब है कि है, लेकिन नारकोटिक्स ट्रेड के तो ये सख्त खिलाफ है। क्यों? वजह मालूम नहीं, लेकिन सिवाय इसके और क्या वजह हो सकती है कि मूर्ख है, नहीं जानता कि ताकत कहाँ है और उसको कैसे अपने जाति फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बहरहाल इस इकलौते शख्स की वजह से मुंबई में हेरोइन की खपत बंद है और दिल्ली में तकरीबन बंद है। हाँ, अलबत्ता दिल्ली में गुरबख्श लाल की बिरादरी के एक शख्स सलीम खान ने नारकोटिक्स का धंधा फिर से चालू करने का हौसला किया था, लेकिन कुछ अपनी ना तजुर्बेकारी की वजह से और कुछ बदकिस्मती की वजह से बड़े रहस्य भरे हालात में मारा गया था और हेरोइन की एक बड़ी खेप भी पुलिस के कब्जे में आ गई थी। उसी शख्स सोहल की वजह से? कहना मुहाल है। वैसे उसके साथ जो बीती थी उस पर सोहल के काम करने के तरीके की छाप तो बराबर थी। आगे किसी ने उस धंधे में हाथ डालने की कोशिश नहीं की? मेरी जानकारी में अभी तक तो नहीं की। आगे कोई ऐसी कोशिश कर सकता है? कर तो सकता है। कौन? गुरबख्श लाल के ही सलीम खान जैसे और बिरादरी भाई हैं दिल्ली में। नाम बोलो। लेखुमल छामनानी, पवित्र सिंह, भोगीलाल, माता प्रसाद ब्रजवासी। इनमें से सबसे जबर कौन है? झामनानी। उसे गुरबख्श लाल की जगह लेने को तैयार करो। मुश्किल काम है। क्यों मुश्किल काम है? उसके सिर पर सोहल की धमकी की तलवार लटक रही है। सबके सिर पर सोहल की धमकी की तलवार लटक रही है। धमकी? कैसी धमकी? यही कि अगर किसी ने भी नारकोटिक्स ट्रेड में हाथ डालने की कोशिश की तो वो उसे जान से मार डालेगा। वो एक अकेला आदमी? वो सिख है जिसके धर्म में एक भी 1.25 लाख माना जाता है। नॉनसेंस। वो मुंबई के अंडरवर्ल्ड में 1 मैन ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। ऐसा शख्स अगर सच में ही कोई है तो वो हमारी तरफ होना चाहिए या हमारे खिलाफ होना चाहिए? होना तो हमारी तरफ ही चाहिए, लेकिन जब दुश्मन काबू में आता ना दिखाई दे तो उसे दोस्त बना लेना चाहिए। वो ऐसी दोस्ती का कायल नहीं। कैसे मालूम? कभी की किसी ने ऐसी कोशिश? भाई कुछ क्षण सोचता रहा, फिर उसने अनभिज्ञता जताते हुए कंधे उचकाए। राज बहादुर बखिया को मैं जाति तौर से जानता था। फिगुएरा बोला। वो बहुत दाना आदमी था। हैरानी है कि उसने भी ऐसी कोशिश न की। उसने बखिया के 10 टॉप के ओहदेदार मार गिराए थे और 3 की मौत की वजह बना था। बाद में उसने खुद बखिया को भी मार गिराया था। व्हाट अ मैन! कंपनी से सोहल की दुश्मनी जग विदित है। ऐसे आदमी से बखिया दोस्ती करता भी तो क्यों करता? कोशिश करता तो कोई रास्ता भी निकल आता, लेकिन कोशिश तो उसने की ही नहीं थी। भाई खामोश रहा। दुश्मनी खत्म करने के 2 ही कारगर तरीके होते हैं, या तो दुश्मनी खत्म कर दो या दुश्मन को खत्म कर दो। चलो मान लिया कि उस आदमी की ढिठाई की वजह से या मूर्खता की वजह से कंपनी से उसकी दुश्मनी बरकरार रही, वो कंपनी का दोस्त बनने को तैयार न हुआ, तो फिर उसे ही क्यों न खत्म कर दिया गया? कोशिशें बहुत की गई। इकबाल सिंह और गजरे के वक्त में तो बहुत ही ज्यादा कोशिशें की गई, लेकिन कोई कोशिश कामयाब न हो सकी। वजह? एक तो उसने प्लास्टिक सर्जरी से अपना चेहरा तब्दील करा लिया था। वैसे इकबाल सिंह के वक्त में उसके नए चेहरे का भी राज खुल गया था। दूसरे, ऐसे काम मुखबिरों के दम पर होते हैं। अंडरवर्ल्ड में कंपनी के कई भेदिए थे, आज भी हैं, लेकिन कोई उसकी बाबत कोई पुख्ता खबर लेकर कभी कंपनी में न पहुंचा। वजह ये थी कि सोहल के लिए अंडरवर्ल्ड में और मुंबई के जुल्म में
सताए गरीब तबके में हमदर्दी की लहर दौड़ गई थी। लोग बाग उसकी पोल खोलने या उसको पकड़वाने की जगह उसको छुपाने और बचाने में, उसकी कैसी भी हर चंद मदद करने में दिलचस्पी लेने लगे थे। ये कंपनी के लिए बदकिस्मती की बात थी कि मुंबई में कंपनी की बुराइयों के साथ साथ सोहल की अच्छाइयों के चर्चे होने लगे थे। उसके लिए हमदर्दी की ऐसी लहर दौड़ गई थी कि मुंबई में ऐसे हजारों लाखों लोग पैदा हो गए थे जो कि सोहल का बाल भी बांका नहीं होने देना चाहते थे। इसलिए मुखबिर उसकी मुखबरी नहीं करते थे, भेदिए उसका भेद नहीं खोलते थे। ऐसी मिसाल तक सामने आई कि पुलिस ने उसको पकड़ के छोड़ दिया। कंपनी के प्यादों ने उसे थामा तो लोगों ने प्यादों का ही पीट पीट के बुरा हाल कर दिया और सोहल को निकल जाने दिया। खुद कंपनी के सिपह सलार श्याम डोंगरे ने एक बार उसे पकड़ा और ये कह के छोड़ दिया कि वो सोहल नहीं था। ऐसे सिपह सलार को ठोर न मार दिया गया। उसकी उस करतूत की पोल बहुत देर बाद खुली थी, वरना यकीनन कोई गंभीर सजा पाता। कंपनी के बखिया इकबाल सिंह और गजरे के यानी कि तीनों बादशाहों के निजाम में सोहल कंपनी की गिरफ्त में आया, लेकिन तीनों ही बार भाग निकलने में कामयाब हो गया। कमाल है, कंपनी ने उसकी गिरफ्तारी के लिए उसके असली नकली दोनों चेहरों की तस्वीरें मुंबई के अंडरवर्ल्ड में सर्कुलेट करवाई और भारी इनामत का भी ऐलान किया, लेकिन कोई नतीजा न निकला। लोग बाग उसकी ऐसी तरफदारी करने लगे थे कि किसी को इनाम की चाह नहीं थी। कोई कंपनी की शाबाशी या ओहदेदारी का तलबगार नहीं था। उसे पकड़वाना तो दूर, वो लोगों के सामने से गुजरता था तो वो उसकी तरफ पीठ फेर कर खड़े हो जाते थे। लोग उसे सांता क्लॉज कहते हैं, जीसस क्राइस्ट कहते हैं, खुदा कहते हैं, कॉल पर फतेह पाया कोई पीर पैगंबर कहते हैं, गरीबों का हमदर्द, दोस्तों का दोस्त, दुश्मनों का दुश्मन कहते हैं, भूखे के मुंह में रोटी का निवाला देने वाला, नंगे के तन पर कपड़ा डालने वाला, अंधे की आंख, लंगड़े की लाठी, बेसहारे का सहारा, अनाथ का नाथ और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। कहते हैं उसकी वजह से कितने ही यतीम खाने, अस्पताल, विधवा आश्रम वगैरह चलते हैं। तुम भी उसके मुरीद मालूम होते हो। मैं? हाँ, नहीं, हरगिज़ नहीं। तो उसकी तारीफ के पुल क्यों बांध रहे हो? ओह सॉरी, वो मुंबई में है, वहीं होगा। है? मालूम नहीं, मालूम करना पड़ेगा। करो, ठीक, उससे बात करो, उसे अपनी तरफ करने की कोशिश करो, उसे कंपनी की खाली गद्दी ऑफर करो। नहीं मानता तो शूट कर दो। कोई उसकी हिमायत में आगे आए तो उसे भी शूट कर दो। इन कोशिशों में खून की दरिया बह जाए तो भी कोई परवाह नहीं। मेरी फील्ड दुबई है, मैं मुंबई में कैसे? खुद नहीं कर सकते हो तो करवाओ, अपने वो जौहर दिखाओ जो कि आज तक दिखाते आए हो। जी, बाहर से RDX भेजकर मुंबई में विस्फोट कराते हो ना। कोई फिल्म प्रोड्यूसर तुम्हारी प्रोटेक्शन की फीस नहीं भरता तो उसका सरेआम कत्ल करवाते हो ना। कोई बिल्डर तुम्हें हफ्ता नहीं पहुंचाता तो उसको जहन्नुम रसीद करने का सामान करते हो ना। अपनी पसंद के नेता लोगों को जितवाते हो ना। रंडी खाने और जुए के अड्डे चलवाते हो ना। जब इतना कुछ दुबई बैठे करा सकते हो तो ये काम क्यों नहीं करा सकते? भाई खामोश रहा। गजरे की मौत के बाद से मैंने सुना है कि कंपनी का मन का बिखर गया। उन बिखरे मनकों को फिर इकट्ठा करके एक धागे में पिरोया जा सकता है। कंपनी एक बार फिर कहर बर्पा बन सकती है। किसकी सरपरस्ती में? तुम शुरुआत तो करो, सरपरस्त भी निकल आएगा। कभी बखिया भी तो निकला था जो कि फ्लोरा फाउंटेन पर बैठकर बूट पॉलिश करने वाला एक अनपढ़ आदमी था। इकबाल सिंह भी तो निकला था जो कि बखिया का एक मामूली लेफ्टिनेंट था। गजरे भी तो निकला था जो कि इकबाल सिंह के अंडर में चलने वाला एक मामूली प्यादा था। आप तो, भाई मंत्रमुग्ध स्वर में बोला, कंपनी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। और याद करो कि इतने बड़े और ताकतवर डॉन बनने से पहले तुम खुद क्या थे? एक मामूली पोस्टमैन की मामूली औलाद जो बाप की तरह पोस्टमैन ही बन जाती तो गनीमत होती। भाई हड़बड़ाया। हमारे एम्पायर में जन्म से बड़ा कोई नहीं होता, बड़ा बनता है। जैसे तुम बने, जैसे मैं बना, जैसे वो सोहल बना जिसका कद अभी खुदा से भी 10 इंच ऊंचा साबित करके हटे हो। भाई ने बेचैनी से पहलू बदला। कंपनी रहे न रहे, कारोबार बरकरार रहना चाहिए। हीरोइन का कारोबार ठप होना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके रास्ते में जो भी रुकावट बने
उसे खत्म करना होगा। जो भी सिर लुढ़के के बेहिचक लुढ़काने होंगे। ऐसा तुम नहीं करोगे तो हम करेंगे, लेकिन उस सूरत में लुढ़कने वाले सिरों में एक सिर तुम्हारा भी हो सकता है। अंडरस्टैंड? भाई के मुंह से बोल न फूटा। इंडिया में हेरोइन के कारोबार का ढीला पड़ना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हेरोइन से होने वाली बड़ी कमाई से हमने अपने और बड़े प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना होता है। हम सारे एशिया में डिस्टर्बेंस के हालात देखना चाहते हैं। हम कहीं कोई स्थिर सरकार नहीं चाहते। अस्थिर सरकारों के जेरस आया ही हमारा धंधा पनप सकता है। सरकारें अस्थिर बनी रहें, इसके लिए हमें टेररिस्ट को माली इमदाद देनी पड़ती है। उन्हें RDX और AK-47 जैसा असला देना पड़ता है। रॉकेट लॉन्चर तक देने पड़ते हैं। ये सब कुछ तभी हो सकता है जबकि हमारा हेरोइन का व्यापार पनपे। हेरोइन एक तरह से हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज की लाइफलाइन बन गई हुई है। ये लाइन न टूटनी चाहिए, न कमजोर पड़नी चाहिए। अंडरस्टैंड? भाई ने केवल सहमति में सिर हिलाया। मैंने जो कहना था कह दिया। तुम्हें 1 महीने का वक्त दिया जाता है। 1 महीने में तुम्हें तुम्हारी जुबानी ये गुड न्यूज़ मिल जाए कि दिल्ली में किसी जिम्मेदार आदमी ने गुरबख्श लाल की जगह ले ली है और मुंबई में कंपनी का सरगना या सोहल बन गया है या सोहल की हस्ती मिटा दी गई है। द मीटिंग इज ओवर नाउ। रविवार 7 मई, दिल्ली मुंबई। पहाड़गंज थाने के SHO नसीब सिंह ने अपने ऑफिस में कदम रखा तो उसके पीछे पीछे ही उसका मातहत सब इंस्पेक्टर जनक राज वहां पहुंच गया। SHO ने प्रश्न सूचक नेत्रों से उसकी तरफ देखा। हमने पंजाब पुलिस को मायाराम बाबा की केस हिस्ट्री और उसके उंगलियों के निशानों की कॉपी भेजने के लिए लिखा था। जनक राज बोला। वो कागजात आ गए हैं। सुबह सवेरे? SHO बोला। इतवार के दिन कुरियर से आए। तो मायाराम की उंगलियों के निशान रिकॉर्ड में उपलब्ध उसके निशानों से हूबहू मिलते पाए गए हैं। क्या बड़ी बात है जब वो खुद अपनी जुबानी ही कबूल कर चुका है कि वो वही मायाराम बाबा है जिसे इश्तिहारी मुजरिम करार देकर पंजाब पुलिस ने जिसकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए के इनाम का ऐलान किया हुआ है। उसने खुद कबूल किया था कि उसने सोहल और कुछ और साथियों के साथ अमृतसर में भारत बैंक का वॉल्ट लूटा था और लूट का सारा माल खुद हड़प जाने की नीयत से लाभ सिंह और करमचंद नाम के 2 साथियों को एक वैन की चपेट में लेकर मार डाला था। वो सोहल को भी मारना चाहता था, लेकिन वो किसी तरीके बच निकला था। जी हाँ, मैं ये कहना चाहता था कि अब हम मायाराम को पंजाब पुलिस के हवाले करके उससे पल्ला झाड़ सकते हैं। क्यों भला? यह भी तो उस पर अपने पार्टनर और जोड़ीदार हरिदत्त पंत के कत्ल का इल्जाम है। सर, वो केस मुझे मायाराम के खिलाफ ठहरता नहीं मालूम होता। खामखा नहीं सर, अब तो अखबार वाले भी उससे हमदर्दी दिखाने लगे हैं और इस बात को हवा देने लगे हैं कि उसे कत्ल में खामखा फंसाया गया है। किसने फंसाया? SHO व्यंगपूर्ण स्वर में बोला। सोहल ने या काले चोर ने? इस वक्त ये बात अहम नहीं। अहम बात यह है कि उसके खिलाफ जो सबूत हैं वो वैसे हैं जिन्हें सर्कमस्टांशियल एविडेंस या परिस्थिति जन्य सबूत कहा जाता है। कोई पुख्ता सबूत उसके खिलाफ नहीं है। अलाय कत्ल पर उसकी उंगलियों के निशान भी पुख्ता सबूत नहीं है। अगर उसके कहने पर एतबार लाएं तो नहीं है। जैसे वो कहता है कि रिवॉल्वर पर उसकी उंगलियों के निशान बने, वैसे बनाए तो जा ही सकते हैं। उसके खिलाफ जो गवाह हैं उनके बयान भी गोलमोल तरीकों से ही उसके अपराधी होने की तरफ इशारा करते हैं। कोई चश्मदीद गवाह उसके खिलाफ हमारे पास नहीं है। सर, कोई काबिल वकील उसने अपनी हिमायत में खड़ा कर लिया तो वो अदालत में उसके खिलाफ हमारे केस की धज्जियां उड़ा देगा। तो क्या करें? छोड़ दें उसे? छोड़ नहीं दे सर, उसे पंजाब पुलिस को सौंप दें, जिनके पास के उसके खिलाफ डबल मर्डर और सशस्त्र डकैती का ओपन एंड शट केस है। यूं उसके केस पर हम मगजपच्ची करते रहने से बच जाएंगे। सजा तो उसको होके रहनी है। लिहाजा हम अभी उसे पंजाब पुलिस के हवाले करके अपना काम आसान कर सकते हैं। यहाँ वो हमारे वाले केस में जमानत पा गया या बरी हो गया तो फिर फरार हो जाएगा और किसी को ढूंढे नहीं मिलेगा। बात तो तुम्हारी ठीक है। पंजाब पुलिस वाले केस में उसकी जमानत हो पाना नामुमकिन है, क्योंकि वहाँ उसके खिलाफ बड़ा मजबूत केस है और ऊपर से उसकी बाबत
वो हमें एक इकबालिया बयान दे चुका है। पंजाब पुलिस उसे फांसी पर चढ़वा कर ही मानेगी। तब हम समझ लेंगे कि पंत का कत्ल अगर उसने किया था, वो भी उसी सजा में शामिल हो गया था। तो मैं पंजाब पुलिस से संपर्क करूं कि उनका इश्तिहारी मुजरिम हमारे पास है, वो उसे आकर ले जाएं? वो तो तुम कर लेना, लेकिन एक बात बताओ। पूछिए। अगर ये शख्स पंत के कत्ल की बाबत सच बोलता हो सकता है, तो बाकी बातों की बाबत भी तो सच बोलता हो सकता है। बाकी बातें? यही कि अरविंद कौल नाम का बाबू असल में सोहल है। मुझे तो वो सच बोलता ही लगा था, लेकिन दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड में मौजूद उसकी उंगलियों के निशानों ने उस सच को झुठला दिया था। आपने खुद कौल के फिंगरप्रिंट्स का नमूना लेकर उन्हें सोहल के फिंगरप्रिंट से मिलाकर देखा था। दोनों नमूने मिलते नहीं पाए गए थे। अगर हम मायाराम की बात पर विश्वास करें, तो हो सकता है कि हमारे रिकॉर्ड में मौजूद फिंगरप्रिंट्स में कोई भेद हो। सर, ऐन यही बात मैंने सोची थी, इसलिए मैंने आपको बताए बिना एक गुस्ताखी की थी। क्या? सोहल 7 राज्यों में घोषित इश्तिहारी मुजरिम है और सबके पास उसके फिंगरप्रिंट्स का रिकॉर्ड है। जब मैंने पंजाब पुलिस को मायाराम का रिकॉर्ड भेजने के लिए कहा था, तो मैंने उनसे उनके पास उपलब्ध सोहल के फिंगरप्रिंट्स की कॉपी भी मंगवा ली थी। ऐसा? एसएचओ सक पकाया सा बोला। जी हाँ, गुस्ताखी की माफी के साथ जी हाँ। उन्होंने भेजे सोहल की उंगलियों के निशान? जी हाँ, भेजे। तो परसों आपने सीबीआई के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के डिप्टी डायरेक्टर योगेश पांडे और कॉल के एम्प्लॉयर और गैलेक्सी के मालिक मिस्टर शुक्ला के सामने कॉल के फिंगरप्रिंट्स लिए, जो कि आपने हमारे रिकॉर्ड के सोहल के फिंगरप्रिंट से मिलते नहीं पाए थे। आप जरा कॉल के फिंगरप्रिंट निकालिए, हम उसे पंजाब पुलिस से हासिल हुए सोहल के फिंगरप्रिंट से मिलाकर देखते हैं कि क्या नतीजा निकलता है। कॉल के वो प्रिंट्स तो तभी मैंने रद्दी की टोकरी में डाल दिए थे, जबकि वो मिलते नहीं पाए गए थे। ये तो बहुत बुरा हुआ। मैं तो उनके अभी भी आपके पास होने की उम्मीद कर रहा था। फिंगरप्रिंट्स फिर हासिल किए जा सकते हैं। अगर कॉल में कोई भेद नहीं है, तो वो भला क्यों ऐतराज करेगा फिंगरप्रिंट्स दोबारा देने में? ये भी ठीक है। तुम उसके घर या ऑफिस में उससे संपर्क करो। इस बार ये भी तस्दीक करना कि उसकी छाती में सुई के जख्म का वैसा निशान है या नहीं, जैसा कि मायाराम ने कहा था कि होना चाहिए था। वो तो ज़रूर होगा। उसकी सफाई तो परसों मिस्टर शुक्ला ही दे गए थे कि कॉल की छाती पर कभी स्टिलेटो का वार हुआ था। तब तो आपने ही कॉल को अभेदान दे दिया था कि उसका अपनी छाती उघाड़ना ज़रूरी नहीं था। मुझे लगता है कि हम कॉल के दोस्त उस सीबीआई के उच्च अधिकारी का और उसके एम्प्लॉयर शुक्ला का उस रोज कुछ ज़्यादा ही रौब खा गए थे। तुम कॉल से संपर्क करो, उसकी उंगलियों के निशान फिर से हासिल करो और फिर देखते हैं क्या होता है। राइट सर। मुबारक अली की टैक्सी पर सवार विमल और नीलम पालम एयरपोर्ट पहुंचे। सुमन उन्हें सी ऑफ करने उनके साथ आना चाहती थी, लेकिन नीलम ने उसे इसलिए नहीं आने दिया था कि कहीं ऐन वक्त पर नन्हा सूरज रोने और नीलम की गोद में ही बने रहने की जिद न करने लगे। मुबारक अली ने टैक्सी मॉर्की में लाकर खड़ी की तो तीनों उसमें से बाहर निकले। विमल मुबारक अली से गले लगकर मिला, बिना इस बात की परवाह किए कि लोग बाग ये देखकर हैरान हो सकते थे कि टैक्सी का पैसेंजर उसके ड्राइवर से गले लग के मिल रहा था। शुक्रिया मियाँ, विमल बोला। दिल्ली में तुमने मेरी बहुत मदद की, खिदमत की। मुबारक अली बोला। बाप, मैं तेरी प्रजा है, तू राजा है, मेरा तो काम ही खिदमत करना है। अब सुमन बीबी पीछे अकेली है, सूरज उसके पास है, उनकी गाहे बगाहे खोज खबर लेते रहना। ऐसी छोगा बाप, मैं खोज की खबर लेता रहेगा। वहाँ फ़ोन नहीं है और अपने ऑफिस से वो लंबी छुट्टी लेने का इरादा रखती है, इसलिए आइंदा दिनों में मुझे भी उन लोगों की खबर तुम्हारे जरिए ही लग पाएगी। कोई वांदा नहीं, खबर वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, बरोबर लगती रहेगी। गुड। विमल टैक्सी से परे हटने ही लगा था कि एकाएक वातावरण में मोटरसाइकिल की शक्तिशाली इंजन की आवाज़ गूंजी। उसकी निगाह स्वयं ही आवाज़ की दिशा में उठ गई। एक मोटरसाइकिल जिस पर 2 जने सवार थे, तूफानी रफ्तार से उधर ही पड़ी चली आ रही थी। अरे, एकाएक मुबारक अली के मुंह से निकला, ये तो अली वली हैं।
अली वली जुड़वा भाई थे और मुबारक अली के सगे भांजे थे। मोटरसाइकिल ऐन उनकी टैक्सी के करीब आकर रुकी। उस पर बैठे दोनों युवक उस पर से उतरे। अगले ने मोटरसाइकिल को स्टैंड पर लगाया और फिर दोनों ने अपनी हेलमेटें उतारकर मोटरसाइकिल के हैंडल पर टांग दी। विमल ने देखा, वो अली वली ही थे। दोनों ने विमल का अभिवादन किया। तूफानी रफ्तार से आ रहे हैं, अली बोला। अल्लाह का फजल हुआ कि मुलाकात हो गई। क्या माजरा है कमबख्त मारो, मुबारक अली बोला। क्यों तूफानी रफ्तार से आ रहे हो? इनके लिए चिट्ठी है मामू, वली बोला। तुम्हारे पीछे कुरियर से आई। किससे आई? कुरियर से, खास हरकारे के जरिए। किसकी चिट्ठी है? मालूम नहीं, हमने खोली नहीं। कैसे खोल सकते थे? अली बोला। भेजने वाले का नाम नहीं है, वली बोला, लेकिन पाने वाले की जगह इनका नाम लिखा है। अरे अल्लाह मारो, मुबारक अली बोला। अब अभी लिफाफे के कागज की किस्म और स्याही की रंगत भी बताओगे या चिट्ठी, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, जिसकी है उसके सुपुर्द करोगे? तत्काल वली ने एक बंद लिफाफा विमल को सौंपा। विमल ने सशंक भाव से लिफाफा फाड़कर चिट्ठी निकाली और फिर सबसे पहले उस पर से चिट्ठी लिखने वाले का नाम पढ़ा। चिट्ठी का लेखक इरफान था। इरफान तुकाराम का खास भरोसे का आदमी था और जब से तुकाराम और वागले तुकाराम के इलाज के लिए विलायत गए थे, तब से विमल के साथ काम कर रहा था। उसने चिट्ठी पढ़ी। लिखा था, भाईजान, आपके मॉडल टाउन वाले टेलीफोन नंबर पर आपसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वहां से कोई जवाब न मिला। आप दिल्ली में मुबारक अली का एक पीपी नंबर बताकर गए थे, लेकिन उस पर से भी कोई जवाब न मिला, तो मुबारक अली की मार्फत आपको ये चिट्ठी कुरियर से भेजनी पड़ी। यहाँ मुंबई में हाल ही में कुछ ऐसी बातें वाक़या हुई हैं जिनकी खबर आपके मुंबई लौटने से पहले आपको लगना मुझे ज़रूरी लगा, इसलिए चिट्ठी का सहारा लेना पड़ा। आपसे खास दरख्वास्त है कि मुंबई पहुंचने पर आप होटल सी व्यू का रुख न करें। होटल सी व्यू को बंद करके सील कर दिया गया हुआ है और उसके आयरन गेट पर तख्ती टांग दी गई हुई है, जिस पर ये नोटिस दर्ज है कि होटल सी व्यू चलाने वाली कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसे अपने कब्जे में लेकर सील किया है और अब किसी भी व्यक्ति को मैनेजिंग डायरेक्टर महेश दांडेकर के लिखित आदेश के बिना उसके भीतर कदम रखने की इजाज़त नहीं होगी। फिर भी ऐसी कोई कोशिश करने वाले को पुलिस के हवाले किया जा सकता है, शूट तक किया जा सकता है। कंपनी के भूतपूर्व सिपाहसालार और वर्तमान सिक्योरिटी ऑफिसर श्याम डोंगरे का कत्ल हो गया है। उसकी गोली खाई लाश माहिम क्रीक के करीब समुद्र में तैरती पाई गई थी। एक ही गोली ऐन उसकी अच्छी आंख पर लगी थी, जो कि उसका भेजा फाड़ती खोपड़ी से पार निकल गई थी। उसके कत्ल का वो स्टाइल साफ साफ गैंग किलिंग की तरफ इशारा करता है। आप जानते ही हैं कि श्याम डोंगरे की एक आंख शीशे की थी। उसकी अच्छी आंख को निशाना बनाकर उसकी जान लेने के पीछे जरूर हमलावर की ये स्थापित करने की मंशा थी कि डोंगरे नाहक नहीं मारा गया था, उसे मौत की सजा दी गई थी। भाईजान, डोंगरे की मौत इस बात की तरफ इशारा हो सकती है कि कंपनी आपके ऐलान कर देने भर से ही खत्म नहीं हो चुकी। अगर कोई कंपनी के मुर्दे में जान फूंकने की कोशिश में है तो ये आपकी मुखालफ की तरफ इशारा भी है। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि लौटते वक्त मुंबई में सावधानी से कदम रखें। कोई आपकी ताक में हो सकता है। ऐसे किसी शख्स के चेहरे पर से नकाब उठाने की हमारी पूरी कोशिश होगी, लेकिन हम अपनी कोशिश में नाकाम हो सकते हैं। इसलिए हम चूके तो चूके, बराए मेहरबानी आप ना चूकिएगा। अगर एक आध दिन में ही मुंबई लौटने की मर्जी हो तो हमारी राय है हवाई जहाज से न लौटें, क्योंकि शहर एयरपोर्ट ज़रूर दुश्मनों की निगाहों में होगा। अभी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कोई नए दुश्मन पैदा हो गए हैं, लेकिन क्योंकि श्याम डोंगरे की मौत हमें शक में डाल रही है, इसलिए खबरदार रहने में कोई हर्ज नहीं है। बाकी आप खुद समझदार हैं। आपका खादिम इरफान। कैसी चिट्ठी है? मुबारक अली बोला। कोई बुरी खबर तो नहीं बाप? विमल ने जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट होने लगी। हेलो हेलो, पेजिंग फॉर मिस्टर अरविंद कॉल, पेजिंग फॉर मिस्टर अरविंद कॉल। मिस्टर अरविंद कॉल नामक मुंबई के पैसेंजर अगर एयरपोर्ट पर कहीं हो तो फौरन इंडियन एयरलाइंस के चेक इन काउंटर पर पहुंचे।
जहाँ की एक अर्जेंट टेलीफोन कॉल उनका इंतजार कर रही है। नीलम, विमल चिट्ठी उसी थमाता हुआ बोला, तू मुबारक अली को चिट्ठी पढ़ के सुना, मैं कॉल सुन के आता हूँ। फिर वो चेक इन काउंटर की तरफ लपका। सब इंस्पेक्टर जनकराज मॉडल टाउन पहुंचा। पिपलोनिया की कोठी को उसने ताला लगा पाया। भीतर कंपाउंड में कोई कार भी नहीं खड़ी थी, इसलिए उसने ये समझा कि वो लोग सुबह सवेरे कहीं निकल गए थे। फिर भी उसने बगल की कोठी की कॉल बेल बजाई। तंबू जैसा कफ्तान पहने एक थुल औरत ने दरवाजा खोला। सामने वर्दीधारी पुलिस अधिकारी को खड़ा देखकर वो सकपकाई। मैं आपके पड़ोस में आया था, जनकराज बोला, लेकिन कोठी को ताला लगा हुआ है। सोचा शायद आपको मालूम हो कि वो लोग कहाँ गए थे। कौन सी कोठी को ताला लगा हुआ है? औरत बोली, आजू वाली को या बाजू वाली को? बाजू वाली को, 9 नंबर वाली को। पिपलोनिया साहब वाली? वही, जिसमें कि आजकल अपने बच्चे के साथ नीलम कौल और सुमन वर्मा रहती है। वो तो बिक गई। जी, कल कौल साहब आए, आनन फानन सौदा किया और फर्नीचर वगैरह समेत खड़े पैर कोठी बेच दी। दोनों गाड़ियां भी बेच दी। सामान के नाम पर बस 2 सूटकेस वो अपने साथ लेकर गए थे। यूं आनन फानन कोठी खरीदी किसने? ऐसे तो इतनी प्राइम प्रॉपर्टी का ग्राहक नहीं मिलता। प्रॉपर्टी डीलर ने खरीदी। ओह, प्रॉपर्टी डीलर ने खरीदी। आप जानती हैं उसे? नाम से नहीं जानती। जैसे जानती हैं वैसे ही बताइए। संगम प्रॉपर्टी डीलर के नाम से जाना जाता है। वो मेन मार्केट में दुकान है, बोर्ड लगा हुआ है। जनकराज मेन मार्केट में पहुंचा। वहां संगम प्रॉपर्टी डीलर को तलाश करने में उसे कोई दिक्कत न हुई। मार्केट में सबसे बड़ा बोर्ड वही था, जो कि फासले से ही दिखाई दे जाता था। दुकान में उस घड़ी एक पहलवान जैसा व्यक्ति मौजूद था। मालिक को बुलाओ, जनकराज कर्कश स्वर में बोला। क्या बात है? पहलवान संदिग्ध भाव से बोला। सुना नहीं? मैं ही मालिक हूँ। कल तुमने अरविंद कौल नाम के एक व्यक्ति से D9 नंबर की कोठी खरीदी है? हाँ। खरीद इतनी आनन फानन क्यों कर हुई? मैं खुद हैरान हूँ। उन साहब ने तो यूं आनन फानन प्रॉपर्टी का सौदा किया जैसे प्रॉपर्टी नहीं, अंगारा हाथ में थामे हो। वजह क्या बताई? कोई खास वजह नहीं बताई, बस यही कहा कि वो ये शहर छोड़ के जा रहे थे। सेल चौकस थी? बिल्कुल चौकस थी जी। हम बहुत पुराने हैं प्रॉपर्टी के धंधे में, धोखा नहीं खाने वाले। हमें तो ये तक मालूम है कि उस कोठी के असली मालिक शिव नारायण पिपलोनिया नाम के एक प्रोफेसर थे, जिनकी फैमिली के साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी। बीवी बेचारी कैंसर से मर गई थी। नौजवान लड़के को हेरोइन का नशा हजम कर गया था और नौजवान लड़की बेचारी जबर जीना का शिकार होकर मरी थी। फिर पिपलोनिया साहब भी शूट कर दिए गए थे, लेकिन मरने से पहले वो अपनी कोठी को बकायदा वसीयत उस बाबू अरविंद कौल के नाम कर गए थे। एकदम चौकस डील थी जी। कितने में खरीदी? 26 लाख में। आनन फानन इतनी बड़ी रकम का नगद इंतजाम करने में बड़ी तकलीफ हुई, लेकिन किया इंतजाम। सौदा ही ऐसा था, हाथों से नहीं निकलने दिया जा सकता था। क्या खूबी थी सौदे में? जनाब, 40 से ऊपर तो उसकी मार्केट वैल्यू ही थी। फिर फर्नीचर भी शामिल, बर्तन भांडे, टीवी, फ्रिज, टेलीफोन वगैरह भी सब शामिल। 2 कारें भी थी, वो अलग से बिकी, मैंने ही बिकवाई 1 लाख में। कौल ने अपना कोई मौजूदा पता लिखवाया? हाँ। क्या लिखवाया? मार्फत शिव शंकर शुक्ला, कोठी नंबर 24, पंडारा रोड। और आप हुक्म बोलो माल को। हुक्म बोलने की जगह जनकराज वहां से रुखसत हुआ और मोटरसाइकिल दौड़ाता सीधा कनॉट प्लेस के करीब स्थित केजी मार्ग पहुंचा, जहां की एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर गैलेक्सी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन का ऑफिस था। अरविंद कौल साहब से मिलना है, वो रिसेप्शनिस्ट से बोला। कौल साहब तो रिजाइन कर गए, जवाब मिला। अच्छा, कब? कल ही। तो बराए मेहरबानी शुक्ला साहब से मिलवाइए। शिव शंकर शुक्ला साहब, जो कि प्रोपराइटर हैं? वही। रिसेप्शनिस्ट ने एक क्षण फोन पर बात की, फिर एक चपरासी को बुलाकर उसे जनकराज को बड़े साहब के पास लीवा ले जाने का आदेश दिया। आइए। शुक्ला उसे देखते ही बोला। आइए जनाब, बिराजिए। कैसे आना हुआ? कौल साहब से मिलने आया था, जनकराज बोला। वो तो यहाँ की नौकरी छोड़ गए, रिसेप्शन से मालूम हुआ। एकाएक क्यों कर हुआ ऐसा? एकाएक हुआ तो नहीं कहा जा सकता। मन तो काफी अरसे से बना रहा था कौल,
वापस कश्मीर लौट जाने का। मैंने परसों आपके थाने में भी इस बात का जिक्र किया था कि वो कश्मीरी ब्राह्मण था और सोपोर से विस्थापित होकर दिल्ली आया था। सोपोर में उसका टिम्बर का कारोबार था, जिसे कि दहशतगर्दी ने जलाकर खाक कर दिया था। घर बार जला दिया था और परिवार के तमाम मेंबरान को मार डाला था। खुद भी बुरी तरह से जख्मी हुआ था, लेकिन फिर भी जान बचाकर भाग निकलने में कामयाब हो गया था। जहां कौल साहब के साथ ऐसी बुरी बीती, वहां उन्हें लौट जाना कबूल हो गया। तुम शायद अखबार नहीं पढ़ते हो, इसलिए नहीं जानते हो कि जब से उधर नेशनल कांग्रेस की नई सरकार बनी है, उधर के हालात तेजी से सुधरने लगे हैं और कश्मीरी विस्थापित तेजी से घर लौटने लगे हैं। ऐसे में कौल ने भी वापस लौट जाने का फैसला कर लिया, तो क्या बड़ी बात है। लेकिन यूं आनन फानन? बड़े फैसले आनन फानन ही होते हैं, वरना कई मर्तबा होते ही नहीं। शायद आप ठीक कह रहे हैं। वैसे भी दिल्ली का रहन सहन कौल को कभी रास नहीं आया था। ऊपर से उसके अक्सर टूर पर रहने की वजह से उसकी बीवी परेशान रहती थी। दिल्ली शहर में तो तुम जानते ही हो कि अकेली जान को नित नई परेशानियां हैं। इन बातों ने भी कौल को सोपोर लौट जाने का एकाएक फैसला कर लेने के लिए उकसाया था। सिर्फ इन बातों ने, इस बात ने नहीं कि परसों मायाराम बाबा चिल्ला चिल्ला कर दावा कर रहा था कि वो सोहल था। उस बात को क्यों छाल रहे हो भाई? वो तो परसों ही खत्म हो गई थी। परसों तुम्हारे एसएचओ के सामने निर्विवाद रूप से साबित किया जा चुका था कि कौल न सोहल था, न सोहल हो सकता था। निर्विवाद रूप से नहीं, क्या कमी रह गई थी वो मैं आपको नहीं बता सकता। क्यों भला? क्योंकि आप उसके एम्प्लॉयर ही नहीं, दोस्त और हिमायती भी हैं। आप उसे आगे खबरदार कर देंगे। अब कैसे कर दूंगा? वो तो गया। शायद न गए हो। जैसे एकाएक नौकरी छोड़ी और मॉडल टाउन वाली कोठी बेची, वैसे ही एकाएक शायद कौल साहब शहर से अपनी रवानगी का इंतजाम न कर सके हों। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि कौल साहब इत्तेफाक से अगर अभी भी दिल्ली में ही होंगे तो कहाँ होंगे? फिर तो वो अपने दोस्त योगेश पांडे के यहाँ ही होंगे, आपके यहाँ नहीं। क्या मतलब? कोठी बेचते वक्त उन्होंने अपना जो लोकल पता लिखवाया था वो आपकी मार्फत आपकी पंडारा रोड वाली कोठी का था। शुक्ला सकपकाया। उसने कुछ क्षण घूर कर जनकराज को देखा और फिर उठता हुआ बोला, आओ। कहाँ? जनकराज सकपकाया। कहाँ आऊँ? मेरे साथ आओ। मैं खुद तुम्हें पंडारा रोड अपनी कोठी पर लेकर चलता हूँ, ताकि तुम ये इल्जाम न लगा सको कि तुम्हारे पीठ फेरते ही मैंने अपनी कोठी पर फोन करके उसे खबरदार कर दिया। आप खुद मुझे पंडारा रोड ले जाने को तैयार हैं, तो फिर वहां जाने की जरूरत नहीं। मुझे आप पर एतबार है कि कौल साहब आपकी कोठी पर नहीं हैं। ओह, तुम यादव साहब के यहाँ पता करो। कौल साहब वहां भी नहीं होंगे। होंगे तो अब नहीं होंगे। मतलब समझिए। शुक्ला खामोश रहा। बहुत खुशकिस्मत है कौल साहब, जनकराज उठता हुआ बोला, जिनके इतने रसूख वाले इतने दिलदार दोस्त हैं। मैं इजाज़त चाहता हूँ। मेरे साथ वक्त जाया करने का शुक्रिया। जनकराज वहाँ से रुखसत हुआ। अब उसका अगला पड़ाव गोल मार्केट स्थित कोविल मल्टी स्टोरी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स था। माय नेम इज अरविंद कौल। चेक इन काउंटर पर पहुंचकर विमल बोला, दैट टेलीफोन कॉल? यस सर। काउंटर पर मौजूद क्लर्क एक रिसीवर उठाकर उसे थमाता हुआ बोला, हियर यू आर। विमल ने रिसीवर थाम लिया और काउंटर की तरफ पीठ फेर कर उसे कान से लगाया। हेलो, वो दबे स्वर में बोला। कौन? मैं सुमन। उसे सुमन का व्याकुल स्वर सुनाई दिया। पड़ोसी के फ़ोन से बोल रही हूँ। शुक्र है आपसे बात हो गई। क्या बात है? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? यहाँ पुलिस पहुँची हुई है। पुलिस? जी हाँ, पहाड़गंज थाने का वही सब इंस्पेक्टर जनकराज यहाँ पहुँचा है, जो कि पहले मुझे और दीदी को हलकान करने मॉडल टाउन भी आता रहा था। आपको पूछ रहा है। कहता है आपसे कुछ ज़रूरी बातें दरियाफ्त करनी है। तुमने क्या कहा? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम था आप कहाँ थे। मैंने कहा आप यहाँ आए ही नहीं थे। सूरज के बारे में क्या जवाब दिया? दीदी आई थी, बच्चे को यहाँ छोड़ गई। दिन में किसी वक्त आएगी तो ले जाएगी। और मुझे पुलिस के इरादे नेक नहीं लगते। उस सब इंस्पेक्टर ने जुबानी ऐसा कुछ नहीं कहा था, लेकिन साफ लगता है कि वो आपको गिरफ्तार करने आया है।
इसलिए मैंने आपको खबरदार करने की कोशिश की। ये लोग आपको एयरपोर्ट पर रोकने का भी इंतज़ाम कर सकते हैं। अभी तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं मालूम होता तो चेक इन काउंटर पर ही, जहाँ से कि मैं फ़ोन सुन रहा हूँ, पुलिस मौजूद होती। फिर तो आपको ऐसी कोई नौबत आने से पहले ही दिल्ली से निकल जाना चाहिए। मैं जो मुनासिब समझूंगा करूंगा। तुम अपनी बोलो, पीछे सब संभाल लोगी? हाँ, वो दृढ़ स्वर में बोली। वो जितना मर्जी जोर लगा लें, मेरे से कुछ नहीं जान पाएंगे। वो कोई जोर जबरदस्ती करे या थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करने की कोशिश करे तो फौरन योगेश पांडे साहब से संपर्क करना। ठीक है, मैं फ़ोन रख रहा हूँ। भाई साहब, मैं आपकी तरफ से निश्चित हो जाऊँ? आप पर या दीदी पर कोई विपत्ति तो नहीं आन पड़ेगी? ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल फिक्र न करो। ओके ओके। अपने पड़ोसी का फ़ोन नंबर बोलो, मैं मुंबई पहुंचकर तुम्हें फ़ोन करूंगा। जवाब में उसने एक फ़ोन नंबर लिखा और फिर लाइन काट दी। दाता, तेरी कुदरती तू ही जाने और न दूजा जाने। कैसी विडंबना थी। फ़ोन पर उसे राय मिली थी कि वो जल्द अज जल्द दिल्ली से बाहर निकल जाए और चिट्ठी का मशवरा था कि वो शहर एयरपोर्ट पर कदम रखने से गुरेज करता तो अच्छा होता। अपनी मुंबई की फ़्लाइट वो नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि फ़ौरन दिल्ली से दूर कहीं कूच कर जाने का तो वो ही जरिया था। वो वापस लौटा। क्या बात थी? नीलम बोली। किसका फ़ोन था? मुबारक अली बोला। विमल ने बताया। तत्काल दोनों के, बल्कि चारों के चेहरों पर चिंता के भाव परिलक्षित हुए। अभी कुछ नहीं हुआ, विमल बोला। अभी हालात काबू में हैं। कहाँ काबू में है? मुबारक अली बोला। तू जहाज पर चढ़ने जा रहा है, जबकि चिट्ठी में वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, तुझे हिदायत दी गई है कि तू जहाज से मुंबई लौटने का इरादा नक्की करे। वो अब नहीं हो सकता। सुमन की टेलीफोन कॉल के बाद नहीं हो सकता। मेरा पीछे दिल्ली में ठहरना शहर एयरपोर्ट पर उतरने से ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन वहाँ मैं अपने दुश्मनों को छका सकता हूँ। यहाँ पुलिस को शायद न छका पाऊँ। वहाँ कैसे छकाएगा? वैसे ही जैसे आज तक छकाता आया हूँ। दुश्मनों की निगाह बीनी के जरस आया, वहाँ क्या मैं पहली बार कदम रखूँगा? लेकिन फिर भी, नो फिर भी मैं अपनी, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, फ़्लाइट ज़रूर पकड़ूंगा। जैसी कि विमल को अपेक्षा थी, उसको अपने लहजे की नकल उतारते पाकर मुबारक अली के चेहरे पर विनोद के भाव न आए। नाहक हलकान होने की ज़रूरत नहीं मियाँ, विमल संजीदगी से बोला। वो कहते नहीं है कि जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। ऊपर वाले ने मुझे रखना है तो कोई मेरा क्या बिगाड़ सकता है? नहीं रखना तो अभी यहीं मेरे पर ऐसी गाज गिर सकती है जो मेरी हस्ती, मेरा नामो निशान मिटा सकती है। फिर भी तू खबरदार तो रहेगा ना? ये भी कोई कहने की बात है। अगर हम सब तेरे साथ चलें तो? काश ऐसा मुमकिन होता। हवाई जहाज पर ट्रेन की तरह सवार हुआ जा सकता होता तो मैं ज़रूर 3 अतिरिक्त सवारियां साथ लेकर चलता। ओह, नीलम के लिए टिकट का ही इतनी मुश्किल से इंतज़ाम हो पाया था। ये किसी और के टिकट पर किसी और नाम से सफ़र कर रही है। ये इंतज़ाम भी ट्रैवल एजेंट भारी फीस लेने के बावजूद बड़ी मुश्किल से कर पाया था। तुझे कैसे मिल गई टिकट? मैं तो रिटर्न टिकट लेकर आया था। वापसी का ओपन टिकट था मेरे पास। ऐसे टिकट होल्डर को तरजीह दी जाती है, इसलिए मेरी सीट कंफर्म हो गई। नीलम के साथ ऐसा ना हो सका। इसके पास किसी और महिला की टिकट है, जिसे कि ट्रैवल एजेंट ने किसी और फ्लाइट से किसी और दिन मुंबई जाने के लिए पटा लिया था। ओह, मुबारक अली एक क्षण ठिठका और फिर बोला। हम तेरे पीछू तो आ सकते हैं? ज़रूर, लेकिन तब जब मैं खबर करूं। खबर करेगा? ये भी कोई कहने की बात है। तेरी, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, सलामती की खबर आने तक हर घड़ी मेरी तवज्जो तेरी तरफ ही रहेगी। तेरी तरफ और तेरी बेगम की तरफ। मैं खबर करूँगा, कोताही नहीं होगी, वादा। मुबारक अली चुप हो गया। मियाँ, विमल हम शक्ल जुड़वा भाइयों में से एक से संबोधित हुआ। तुम अली हो या वली? वली, जवाब मिला। तुम्हारी शेरवानी और पैजामा बहुत बढ़िया है, जूती भी कम नहीं, मुझे चाहिए। टैक्सी में बैठकर इन्हें उतारो और इनका बंडल बनाकर मुझे दो। ज़रूर, अभी। और तुम? वो दूसरे भाई से बोला। आंधी तूफान की तरह कहीं से एक बुरके का इंतज़ाम करो। अली ने मोटरसाइकिल को किक मारी
और सच में ही आंधी तूफान की तरह वहां से रुखसत हुआ। तब पहली बार मुबारक अली के चेहरे पर छाए चिंता के बादल छटे। मैं समझ गया बाप, वो बोला। गुड, आई एम ग्लैड। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।